पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात है, हर बनने वाले मंत्री के घर पर हैं। मुंबई से लेकर पटना, उसके अलावा मध्य प्रदेश, इसके अलावा ग्वालियर जो सिंधिया राजघराने की राजधानी रही है, इन तमाम जगहों पर हमारे रिपोर्टर हैं। एक एक खबर देंगे, पल पल की खबर देंगे, आपको बताएंगे कौन अगर मंत्री बना है तो किस क्वालिटी के आधार पर बना है। मैंने प्रधानमंत्री के लैपटॉप के बारे में बताया था, हर सांसद के बारे में उसके अंदर डिटेल्स हैं। स्वॉट एनालिसिस करते हैं प्रधानमंत्री और उसके बाद अपने मंत्रियों का चयन करते हैं। स्वॉट एनालिसिस एक शानदार शब्द है जो मैनेजमेंट की देन है, जिसमें कैलकुलेट क्या किया जाता है व्यक्ति की स्ट्रेंथ, व्यक्ति की वीकनेसेस, व्यक्ति के सामने अपॉर्चुनिटीज और उसके सामने क्या थ्रेट्स हैं। ये बड़ा मैनेजमेंट का माना हुआ फंडा है। मैं आपको बता दूं कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ विकास श्रीवास्तव मुंबई से हैं, मेरे साथ रजनीश कुमार सिन्हा पटना से हैं, मेरे साथ धीरेन्द्र पुंडेर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जेपी नड्डा की आवास से हैं, मेरे साथ सुबीर भौमिक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, विकास चंद्रा है मेरे सहयोगी पीएम आवास से, अविनाश सिंह लखनऊ से मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अभिलाष खांडेकर जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं सुबीर भौमिक जी के पास। भौमिक साहब, इस एक्सरसाइज को आप प्रधानमंत्री की कैसे देखते हैं? क्या हाल ही के दिनों में डगमगाई थी कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार, काफी आलोचना हुई थी कि आप कोरोना काल में पब्लिक रैली कर रहे थे, इमेज में कवर कर पाएगी मोदी सरकार एक सबसे युवा मंत्रिमंडल बनाकर, एवरेज एज कम करके? कर रहे हैं। इसमें इनका 3 ऑब्जेक्टिव है, मैं मानता हूं। एक तो है कि कुछ क्षेत्र से जहां से रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है वहां से लोग हाजिर करना चाहते हैं ताकि एक टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बरकरार रहे और बीजेपी का झंडा जो है वो देश के कोने कोने तक ये मंत्रियों के द्वारा लाया जाए। यहाँ दीपक एक चीज बताता हूं मैं कि बंगाल में जो चुनाव हारने के बाद बंगाल में बीजेपी को ये एहसास तो हो गया कि एक जबरदस्त बंगाली फेस को सामने लाना है ममता बनर्जी से टक्कर देने के लिए। मोदी अमित शाह के नाम पर चुनाव लड़के यहाँ जीत नहीं सकते। बट कोई बंगाली फेस इस तरह का मंत्रिमंडल में आ रहा है हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि शांतनु ठाकुर और प्रामाणिक इन लोगों का नाम आ रहा है, बट ये कोई इस तरह के बड़े हस्ती नहीं है जिसको सामने रखकर आने वाले दिनों में मोदी और अमित शाह और बीजेपी यहाँ कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सके। एक नंबर। दूसरा, करीब करीब तय है कि सर्बानंद सोनोवाल जी ये मंत्रिमंडल में आएंगे, क्योंकि बंगाल के बाद इस इलाके में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है असम। असम में हिमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बने हैं। अंडरस्टैंडिंग था कि सर्बानंद सोनोवाल जिनका टर्म भी काफी ठीक ठाक ही था और जबरदस्त कोई परफॉर्मेंस नहीं था, बट कोई बहुत बड़ा गड़बड़ भी नहीं हुआ, तो उस तहत सोनोवाल जी पहले भी रह चुके हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिल्ली में, वो दिल्ली में वापस जाएंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक फेस वहां होना जरूरी है। तो सोनोवाल का आना लगभग तय है, हम मानते हैं। अब उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है, क्योंकि आज तक हमने देखा है ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिशियंस जब दिल्ली गए हैं तो नॉर्थ ईस्ट का जो डोनर मिनिस्ट्री है, उम्मीद यही जताया जाता है कि डोनर मिनिस्ट्री के चार्ज में नॉर्थ ईस्ट का कोई रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अब वो जम्मू के जितेंद्र सिंह जी डोनर मिनिस्टर रहे हैं, तो यहाँ देखने वाली बात ये है, सोनोवाल का आना तय है, बट सोनोवाल को क्या दिया जाएगा पोर्टफोलियो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, मैं मानता हूँ ये जो एक्सरसाइज का नेशनल लेवल पर जो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मोदी जी थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैबिनेट के तरफ अगर देखें तो इसलिए शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को हाई लेवल पर रिहेबिलिटेट अगर नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में इंपॉर्टेंट लीडर्स का आना शायद बंद हो जाए। तो इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर ला तो लिया आपने, इंपॉर्टेंट लीडर है, बट उनको आपने कुछ दिया नहीं, घर बैठा रख दिया तो बात नहीं बनेगा। तो शायद ये हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर इनको लाएंगे। और बीजेपी के अपने जो लोग हैं, जैसे आपने जिक्र किया अनुराग ठाकुर, अब इनको परफॉर्मेंस के बेस पर किसी को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी को पीछे धकेला जाएगा। ये एक एक्सरसाइज, ये तो एक निरंतर एक्सरसाइज मोदी का रहा है कि परफॉर्मेंस को रिवार्ड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि परफॉर्मेंस का इंडेक्स क्या होगा इसको लेके डिबेट है, बट उनके अपने तरफ से एक है कि इसने काम किया है, भागा दौड़ा किया है, मेहनत किया है,
अब कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि शायद दिलीप घोष को मिनिस्ट्री में लाया जाए, बट हम नहीं समझते, क्योंकि दिलीप घोष खुद ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं। वो आरएसएस के एकदम ट्रेडमार्क आरएसएस लीडर है बंगाल में, और उनका ऑर्गेनाइजेशनल जो एक ड्राइव है, स्किल बहुत ज्यादा नहीं है बट ड्राइव जरूर है, भाग दौड़ बहुत करते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये 3-4 कंसिडरेशन है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस और थोड़ा बहुत कास्ट वगैरह, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब हिसाब किताब इनका रहेगा। ये हिंदुस्तान में जो भी सरकार चलाएगा, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये सब दिमाग में रखकर ही आपका गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, कैबिनेट बनाना पड़ेगा। ठीक है सुबीर साहब, मैं सीधे चलता हूं भी पीएम आवास, मेरे सहयोगी विकास चंद्रा वहां पर हैं, उसके बाद मैं चलूंगा धीरेन्द्र पुंडीर के पास। विकास, क्या नई अपडेट? जी, अभी भी लगातार प्रधानमंत्री के यहाँ लोगों के आने का सिलसिला जारी है। हम अपने सहयोगी से दिखाएंगे कि बाहर की जो स्थिति है, बिल्कुल जब यहाँ की पार्किंग भर गई है, तब दूसरी तरफ लोग जो अतिथि आ रहे हैं, जिनको बुलाया गया है, उनकी गाड़ियाँ लग रही हैं। हालांकि हम लोग काफ़ी दूर खड़े हैं, अब अंदर आने जाने वालों को बहुत दूर से हालांकि पहचानने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अभी भी जिन लोगों के नाम हैं उन लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जब यहाँ से बैठक खत्म हो जाएगी, यानी जो प्रधानमंत्री की एक ब्रीफिंग है, तो यहाँ सभी लोगों को अपनी तरफ से वो ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। हालांकि हर बार इस तरीके से वो करते हैं कि जब भी किसी मंत्री बनाते हैं तो उसके पहले बुलाते हैं और अपना आइडिया उसके सामने वो जरूर रख देते हैं। तो ये जानकारी मिल रही है कि अभी जो लोग भी पहुंचे हैं उनके साथ चाय पे प्रधानमंत्री उनको अपने आइडिया से वाकिफ करा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर उन्हें काम कैसे करना है और क्या उनका एक ब्रॉड आइडिया है। तो अभी अंदर बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, हम लोग सभी यहाँ इंतजार कर रहे हैं अब वो खत्म हो ताकि जानकारी बाहर निकल कर आए। जी, कोई नया नाम बता सकते हैं विकास, जो हाल ही में आया हो, जिसकी जानकारी मिली हो हमें? कोई नया नाम? जी, अभी जितने लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं वो लोग तो अंदर खई है। अभी जो जितने नामों पे कयास लगाए जा रहे थे उन्हीं नाम, अब एक नाम यहाँ अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं उनके पहुँचने की बात कही जा रही है, वो है बिहार के सुशील मोदी। हालांकि अभी भी संशय और असमंजस उनके ऊपर बरकरार है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि सुशील मोदी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब देखना है कि वो यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनके नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी। जी ठीक है, सीधे धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र, पुरुषोत्तम रूपाला पहुंचे हैं, पटेल समुदाय से आते हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे गुजरात में, तो गुजरात चुनाव पर अभी से नजर। देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां इस समय ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में जब वो लोग वहाँ चुनाव में लड़ेंगे 2022 में, तो उस समय उनके सामने कुछ ना कुछ चुनौती वो खड़ी कर सके, क्योंकि कोरोना के मामले को लेकर हमने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इम्पैक्ट देखा है दीपक जी। उसके लिए जिस तरह का सवाल खड़ा किया जा रहा है, और वहाँ भी अगर हम देखते हैं गुजरात को लेकर, तो गुजरात में ये नाम एकदम से जब सामने आया तो लगा कि जैसे मोदी सरकार ने उस स्टेट्स को भी पूरी तरह से देखा, चूँकि वो उनका अपना स्टेट है, वो एक एक चीज़ जानते हैं, उसकी गलियां तक जानते हैं। तो उन्होंने ये नाम बहुत सोच कर रखा है कि किस तरह आने वाली चुनौती, जिसमें हार्दिक पटेल से लेकर तमाम उन लोगों ने जिन्होंने चुनौती खड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने गुजरात की वापस इन्हीं पर यकीन जताया था, उसको फिर से ये वापस करने के लिए कि कुछ बेहतर नाम सामने आए और उससे गुजरात में जो एक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसका भी सामना कर दिया जाए। इसीलिए लंबे सोच विचार के बाद पुरुषोत्तम रूपाला का नाम है, और इस पर काफ़ी लंबी मुझे लगता है मंथन हुआ होगा, क्योंकि वो दोनों जिन शीर्ष नेतृत्व की हम बात करते हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों ने इस पर काफ़ी सोच विचार कर ही किया है। इसीलिए पुरुषोत्तम रूपाला का यहाँ आना लोगों को ज़रूर अलग से लग रहा है, लेकिन ये सही है कि गुजरात के राजनीतिक समीकरणों में और गुजरात की हम लोग जो स्थिति अब देख रहे हैं उसमें पुरुषोत्तम रूपाला उनके लिए एक बेस्ट बैट है और एक अच्छा चुनाव उनका है। जी दीपक जी। और सबको पता है कि बिना पटेल वोटों के साथ गुजरात में चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्यों धीरेन्द्र? ये बिल्कुल सबको मालूम है कि किस तरह वो समुदाय बीजेपी के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहा, और जब उस समय जब सब लोगों ने कांग्रेस को बिल्कुल सत्ता के करीब जाते हुए देखा, तो उस समय याद होगा जब आंदोलन चला, आरक्षण का जो आंदोलन था, जिसमें हार्दिक पटेल ने लाखों की भीड़ जुटाकर एक बार को ये दिखाने की कोशिश की कि वो इस पूरे समुदाय को हिला सकते हैं। लेकिन मेहसाणा की उन सीटों को याद कीजिए जहाँ से नितिन पटेल फिर वहाँ से जीत के आते हैं। तो मुझे लगता है ये बात बहुत क्रिटिकल है, और गुजरात में पटेल वोट
एक रॉक सॉलिड वोट है। जब भी वो साथ खड़े होते हैं बीजेपी अपने आप को ऊपर हमेशा महसूस करती है। लिहाजा उस वोट बैंक के लिए और साथ ही साथ गुजरात का जिस तरह का चुनाव है जो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से हमेशा जोड़ा जाता है, यहाँ तक कि गुजरात के उपचुनाव को भी आप आसाम के छपने वाले अखबारों में जगह पाते हुए देखते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पटेल समुदाय को और तमाम समीकरणों का ध्यान रखते हुए पुरुषोत्तम रूपाला को ये जगह दी गई है। जी ठीक है, सीधे चलते हैं अविनाश के पास। लखनऊ, अविनाश, उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा क्या देखने को मिल रहा है? कैसे सोशल इंजीनियरिंग को साधा जाएगा उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल दीपक जी, देखिए यूपी के आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जिनके नामों पर कल से ही चर्चा हो रही है। और देखिए अगर हम बीजेपी के अंदर जो हालिया सियासी उठा पटक रहा है यूपी में उस पर गौर करें और आगामी चुनाव को देखें तो इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि जो कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है उसमें यूपी की जो हिस्सेदारी होगी वो सबसे बड़ी होगी। हालांकि जो जातीय समीकरण है, जो क्षेत्रीय समीकरण है और सहयोगियों को साथ लेकर जो चलने की रणनीति है उसको भी भारतीय जनता पार्टी इस विस्तार में साधने की कोशिश करेगी। हालांकि जिन नामों को लेकर चर्चा है उसमें रीता जोशी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती के सांसद हैं, प्रवीण निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सांसद हैं, संत कबीर नगर से उनका नाम है, अनुप्रिया पटेल का नाम है, एसपी बघेल हैं, रामशंकर कठेरिया हैं, सत्यदेव पचौरी हैं, वरुण गांधी हैं। तो इन नामों को लेकर कल से ही दीपक जी चर्चा हो रही है। हालांकि देखिए अंतिम मुहर जो भाजपा आलाकमान है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको लगानी है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही है कि जो यूपी से नाम शामिल किए जाएंगे उसमें एक ब्राह्मण चेहरा होगा, एक दलित चेहरा होगा, एक पिछड़ा, ये 3 प्रमुख नाम होंगे। बाकी जो भाजपा की रणनीति है उन रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए जो यूपी के नेता हैं उनको जगह दी जाएगी। सहयोगियों की बात करें तो उसमें अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि हाल में आपने देखा कि किस तरीके से अनुप्रिया पटेल की वहां पर मुलाकात हुई और ये बात लगभग साफ हो चुकी थी। और कई मौकों पर अनुप्रिया पटेल ने ये जताने की कोशिश की थी कि भाजपा से वो नाराज हैं। संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के मुखिया हैं, हालांकि उनके बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के कोटे से ही सांसद हैं, लेकिन लगातार वो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अभी हाल ही में यहां तक मांग कर दी थी कि जो यूपी का अगला विधानसभा चुनाव होना है उसमें भाजपा उनको बतौर डिप्टी सीएम सामने रखे। तो इन तमाम सियासी समीकरणों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि यूपी की जो हिस्सेदारी होगी एक बड़ी हिस्सेदारी होगी इस कैबिनेट विस्तार में, जिसमें जो तमाम समीकरण है वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं। इस वक्त मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं, अविनाश से हमने बात करी। विकास चंद्रा के पास एक बार फिर चलते हैं। विकास, अनुराग ठाकुर के प्रमोशन की बात कही जा रही है, कितनी संभावनाएं हैं? क्योंकि वो खुद पीएम आवास के अंदर हैं और उनके अच्छे काम का इनाम मिल सकता है। जी दीपक जी, देखिए सामान्य तौर पर जब भी कैबिनेट का विस्तार होता है तो उन्हीं लोगों को इस तरीके से बुलाया जाता है जिन्हें शामिल किया जाना होता है, लेकिन जब प्रमोशन करना होता है तब भी बुलाया जाता है। तो जो जानकारी मिल रही है कि अनुराग ठाकुर एक ऐसा नाम है, उसके बाद जी किशन रेड्डी, ये 2 ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको इस बार के विस्तार में उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनके कद को बढ़ाया जा सकता है। तो अनुराग ठाकुर भी यहाँ पहुंचे हैं और शायद इसीलिए पहुंचे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से बताया जाएगा कि उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है, उन्हें नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। तो इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जब वो पहुंचे हैं तो इस तरीके से लग रहा है कि प्रधानमंत्री इसीलिए बुलाए होंगे, नहीं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिन्हें शामिल किया जाता है। हालांकि जी किशन रेड्डी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनका भी नाम आ रहा है कि उनको भी इस बार प्रमोट किया जा सकता है। जी ठीक है, सीधे चलते हैं हम धीरेन्द्र के पास, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि दलित समुदाय से 12 मंत्री होंगे कैबिनेट के अंदर, जिसमें से कई लोगों को कैबिनेट का पद भी दिया जाएगा। कुल 12 मंत्री 8 राज्यों से बनाए जा रहे हैं इस कैबिनेट विस्तार में। मैं एडिशन करके बता रहा हूं कि अब जो नई कैबिनेट बनेगी उसमें 12 मंत्री दलित समुदाय से होंगे। यह क्या संकेत देता है धीरेन्द्र? देखिए अभी जो एक खबर और भी है, निशीत जी को, शायद निशीत प्रमाणिक को भी बुलाया जा रहा है, इस तरह की एक खबर आ रही है दीपक जी। लेकिन जिस तरह से ये बात लगातार की जा रही है कि ओबीसी और दलित ये इशू अगर हम जब देखते हैं तो इसको हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ कहीं ना कहीं जोड़ना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जिसको सेमीफाइनल भी लिखा जा रहा है, अगर हम उसको देखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को ये माना जाता है सेमीफाइनल है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में जो हुआ उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के भी जो मनोबल है वो तमाम लोग अपने आप को उत्तर प्रदेश में आजमाना चाहते हैं। और पिछले कुछ समय से जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा उसको लेकर यकीनन
बहुत सारे सवालों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी को इस रिडल को हल करना होगा, इस पजल को जो उनके सामने ये एक चुनौती जो आई है पूरी बीजेपी के सामने कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो यादव गठबंधन, यादव और मुस्लिम गठबंधन, साथ ही साथ दलित वोटों का समीकरण, इस सब को साधने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरों को जगह दी जाए जिनके साथ वो समाज अपने आप को जोड़ता हुआ दिख रहा हो। इसीलिए आप देखेंगे कि इस तरह के चेहरे लोग ज़रूर आएंगे जिनको हम लोग ये मानते हैं कि हाँ, इनका समाज में बहुत गहरा योगदान है। चाहे आप इस जब पारस को हम लोग देखते हैं, इनके पति पशुपतिनाथ को देखते हैं, पशुपति पारस को, तो भी यही माना जाता है कि किस तरह से इन दोनों राज्यों में, जो बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों की राजनीति में जातीय समीकरणों को बहुत गहराई से समझकर उस पर कार्य करना होता है। तो जो 12 लोगों का नाम आने वाला है, अभी हम उनमें से कुछ लोगों को देख पा रहे हैं दीपक जी, लेकिन वो अभी जो मैं बातचीत भी कर रहा था कि उत्तर प्रदेश से अभी भी हमको अभी कोई बड़ा नाम इस तरह दिख नहीं रहा। अगर हम लोग देख रहे हैं अनुप्रिया पटेल के आने के बाद भी आप उनमें से अभी उत्तर प्रदेश के उस नाम को खोज नहीं पा रहे हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि अजय भट्ट जरूर आ गए उत्तराखंड से, लेकिन उत्तर प्रदेश के उस ब्राह्मण चेहरे को भी नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे में जो सवाल है कि क्या वो 12 चेहरे, दलित चेहरे किस राज्य से आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे, यकीनन एक जगह से नहीं है, सब जगह से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी क्या किसी चेहरे की एंट्री होती है, ये सब चीज़ें यकीनन उन तमाम समीकरणों को बताएंगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर केंद्रीय भाजपा जो नेतृत्व है वो सोच रहा है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि उनकी संसदीय सीट वहाँ है और उत्तर प्रदेश के जो एक चेहरा सबसे बड़ा, हालांकि हम लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन अगर आप आज भी हैं तो योगी के साथ पीएम मोदी एक इतना बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, वो यकीनन उसकी एक एक चीज़ को गौर कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम कुछ लोगों का जब नाम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के दलित समीकरणों को साधने की कोशिश भी करेगी। अब इंतजार है कि किस चेहरे को बीजेपी वहाँ के लिए अपने मंत्रिमंडल में जगह देती है। तो अभी ये सिर्फ आ रही हैं खबरें, लेकिन मुझे लगता है दीपक जी अब थोड़ी देर बाद चूंकि पूरी तरह से प्रमाणिक लिस्ट आ जाएगी और जो जो अंदर जा रहा है उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता, तो इसलिए हमको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बहुत ही बड़े इंडक्शन होगा, 12 दलित चेहरों को शामिल करना, ये एक बड़ा कदम होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए भी। जी, 12 दलित चेहरे 8 अलग अलग राज्यों से मौजूद होंगे। इसमें से कुछ आज शपथ लेंगे, कुछ पहले शपथ ले चुके हैं। जो सबसे बड़े दलित चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, जो राज्यसभा में नेता भी थे, उनको अब कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी को बनाकर भेज दिया गया है। सीधे चलते हैं विकास चंद्रा के पास। विकास, मुझे बताइए, सुनीता दुग्गल IAS ऑफिसर रही हैं, दलित चेहरा है, इनको भी जगह दी जा रही है क्या? माफ कीजिएगा, विकास के साथ हमारा कुछ टेक्निकल कारणों से संपर्क नहीं है। हम सीधे चलते हैं रजनीश के पास। रजनीश, पशुपति पारस का मंत्री बनाया जाना, यानी हनुमान ने क्या खुद अयोध्या में आग लगा दी थी? चिराग पासवान बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान का मोर्चा खोलना और जिस तरीके से पार्टी टूटी, उसके बाद से अंदेशा लगाया जा रहा था कि पशुपति पारस को केंद्र में जगह मिलेगी। खास बात यह है कि ये रिवार्ड जो है, मुझे लगता है कि JDU के अकाउंट से पशुपति पारस को दिया गया है, क्योंकि जो पार्टी में टूट हुई, ये माना जाता रहा कि ये टूट JDU के कुछ बड़े नेताओं ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी। दिल्ली में बैठक हो, पटना में बैठक हो, और जब पार्टी टूटी, मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है अभी भी कि जो नंबर्स बताए जा रहे थे JDU के 2 या 3 लोग होंगे, सिर्फ RCP सिंह हैं। तो क्या पशुपति पारस भी उसी कंसोलेशन प्राइज़ की तरह मिले हैं JDU को कि ठीक है, आपके यहाँ से 1 लोग रहेंगे और 1 लोग पशुपति पारस जो हैं आपकी इच्छा से बना रहे हैं, चिराग पासवान को हम दरकिनार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान से जब मेरी बात हुई तो ऐसा लग रहा था कि वो बार बार वो कहानी बता रहे थे कि 2014 में जब पापा थे उस वक्त भी मुझे मंत्री बनाया जा रहा था, और पापा को फिर पापा खुद बने क्योंकि घर में कुछ विवाद था। एक बार फिर 2019 में भी ये परिस्थिति बनी थी। तो चिराग पासवान के मन में रहा होगा कि वो हनुमान है, तो हो सकता है उन्हें मौका राम दे दें, लेकिन वो मौका उन्हें नहीं मिला। और पशुपति पारस और RCP सिंह, सिर्फ 2 नाम, बीजेपी से संजय जायसवाल और सुशील कुमार मोदी का नाम लगातार चल रहा था। सुशील कुमार मोदी जब बिहार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो ये चर्चा थी कि वो केंद्र में जाएंगे, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो ये चर्चा रही कि वो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, लेकिन अभी तक उन्हें फ़ोन आया नहीं, वो पहुँचे नहीं। अब खबर ये है कि शायद वो दोपहर बाद दिल्ली जाएँ, वहाँ मुलाकात करें, तो ये अभी उनको लेकर भी पिक्चर क्लियर नहीं है। JDU में 3 से 4 मंत्री की बात थी, अभी तक RCP ही हैं। और ख़ास बात यह है कि RCP एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, IAS रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। और जैसा आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का एजेंडा होता है कि वो पैरामीटर अपने अनुसार सेट करते हैं और जो बेटर एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनको ये मौका देते हैं, तो शायद
आरसीपी हर तरह से कास्ट कम्बिनेशन बिहार में देखें, नीतीश कुमार से नज़दीकी की बात करें, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और एक और ख़ास बात है कि अब तक समता पार्टी और जेडीयू के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो केंद्र में मंत्री बने। जॉर्ज फर्नांडिस थे समता पार्टी से, वो बने, शरद यादव थे वो बने, नीतीश कुमार थे वो बने, और अब आरसीपी सिंह। तो ये भी एक विडंबना है कि जेडीयू और समता पार्टी को जिन्होंने भी हेड किया उन्हें केंद्र में मौका जरूर मिला और केंद्र में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 से अधिक कोई नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, या फिलहाल बिहार में अभी चुनाव खत्म हुआ है तो केंद्र बहुत ज़्यादा बिहार के बारे में सोच नहीं रहा है। लेकिन दलित चेहरे के रूप में उन्होंने पशुपति पारस को आगे कर दिया है, और पशुपति पारस ने जिस तरीके से पार्टी में एक बड़ी टूट की है उसके बाद उन्हें इसका इनाम मिला है। जी ठीक है, सीधे चलते हैं अभिलाष खांडेकर जी के पास। अभिलाष जी, क्या क्या देख रहे हैं? 12 दलित मंत्री हो जाएंगे कैबिनेट के अंदर, तो ये बड़ी सोशल इंजीनियरिंग प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसा एक अन्य वक्ता ने और हमारे साथी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं टारगेट है, पॉलिटिकल अचीवमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर वो। और जिस तरीके से बीच में खबरें आई थी कि मोदी और योगी जी में कुछ खटपट चल रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सबसे बड़ा दलित चेहरा था जो राज्यसभा में बीजेपी के लीडर, अभिलाष जी मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। मैंने कहा था 1 बजे राष्ट्रपति भवन लिस्ट पहुंच जाएगी, 1 बजने वाले हैं और राष्ट्रपति भवन नए मंत्रियों की लिस्ट पहुंच चुकी है। अब औपचारिक नाम खुलकर सामने आएंगे, राष्ट्रपति भवन नए मंत्रियों की लिस्ट पहुंच गई है। अभिलाष जी कंटिन्यू करिए। हम दलित और सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बस मैं यही कह रहा था कि सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जो मध्य प्रदेश के हैं और बहुत ही पिछड़े वर्ग से आते हैं और बहुत ही भले व्यक्ति हैं, उनको कर्नाटक का गवर्नर बनाने के साथ भी एक संदेश दिया गया था। और साथ साथ में अब यदि 10 से 12 मंत्री पुराने और नए मिलकर यदि दलित समाज से आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। और उसका मूल लक्ष्य मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश है, क्योंकि मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल से आने वाली देबोश्री को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। देबोश्री चौधरी, ये पश्चिम बंगाल कोटे से मंत्री थी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय वो संभाल रहे थे। और हाल ही में हमने देखा था एजुकेशन को लेकर नई एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है। रमेश पोखरियाल निशंक को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। देबोश्री चौधरी को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। सीधे चलते हैं हम धीरेन्द्र पंडित के बाद, सीधे चलते हैं मोहित राज दुबे के पास, पीएम निवास। मोहित, क्या खबर है वहां से? देखिए, प्रधानमंत्री आवास पे दीपक जी आपको बता दें कि तमाम जो नए बनने वाले लोग मंत्री हैं, जो नए मंत्री बनने वाले हैं, यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। तमाम जो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा जा रहा था कब वो मंत्री बनेंगे, वो अभी भी अंदर मौजूद है। सर्बानंद सोनोवाल अंदर मौजूद है। इसके अलावा सुनीता दुग्गल, एक बड़ा नाम जो हरियाणा से सांसद है, आयकर अधिकारी रह चुकी हैं, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है, शाम को शपथ लेने जा रही है। तमाम जो नए बनने वाले मंत्री हैं, खासतौर मीनाक्षी लेखी भी अंदर मौजूद है। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से आती है, वो अंदर मौजूद है। पशुपति पारस, दीपक सर आपको बताया कि पशुपति पारस को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। वो भी प्रधानमंत्री आवास के भीतर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक चल रही है। बिहार से वो आते हैं। इसके अलावा जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम ऐसे लोग मौजूद। और एक और आपको खबर दे दें दीपक जी कि जो लिस्ट है, नए मंत्रियों की जो लिस्ट है वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है। अब वहां से भी जो है फोन आएगा लोगों को। इसके अलावा वहां पे जो तैयारियां हैं अशोका हॉल में, वहां पे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि कौन कौन से मंत्री अब बनते हैं शाम को, और इसके अलावा कौन कौन से पोर्टफोलियोज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुकिए 1 मिनट, विकास चंद्रा के पास चलते हैं। विकास चंद्रा के पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। विकास, क्या खबर है और किन मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है? 2 मंत्रियों को अभी तक, जो संघ को और देबोश्री चौधरी को, 2 लोगों को ड्रॉप किया जा रहा है। इन दोनों लोगों को बोल दिया गया है कि वो दोनों लोग अपना इस्तीफा दे दें। हालांकि जानकारी आ रही है कि और भी कुछ मंत्री हैं जिन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा ताकि मंत्रिमंडल में और स्पेस बने और नए लोगों को स्थान दिया जाए। फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो 2 लोगों के बारे में ही है कि निशंक और देबोश्री को ड्रॉप करने के लिए कहा दिया गया है, उन्हें इस्तीफा देने के लिए बोल दिया गया है। जी
ठीक है, अभी और इंतजार करिए, कुछ और मंत्रियों का भी इस्तीफा हो सकता है, परफॉर्मेंस के आधार पर इस्तीफा होता है। पीएम का किसी का परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता है तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। निशंक और देबोश्री चौधरी जो नाम है जिन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। निशंक के बाद शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ तुरंत हाजिर होते हैं।